बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, नाहम ग्रेड का सिलेबस तब्दील हो चुका है। आज हम फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन है न्यूटन के थर्ड लॉ का, जिसमें हमने सीखा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आज हम इसी से आगे बढ़ेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जिसमें पूछा जाता है व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वियर सीट बेल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है कि टोटल मोमेंटम दो या दो से जायद इंटरेक्टिंग बॉडीज का हमेशा फिक्स रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आती। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझेंगे और फिजिक्स बिहाइंड सीट बेल्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि गाड़ी मैस m और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। इसका इनिशियल मोमेंटम पी आई होगा। कुछ देर के बाद ये जाकर टकराती है किसी शय को। टकराने की वजह से इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है और इसका फाइनल मोमेंटम पी एफ होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम पी एफ के। अब फिजिक्स बिहाइंड सीट बेल्ट स्टडी करें तो एक शख्स जो कि जैसे ही वो टकराएगा तो इसको टकराने की वजह से ये पर्सन आगे की तरफ मूव करेगा और उस वक्त तक मूव करेगा हत्ता कि ये किसी शय को टकराता नहीं है। इन केस इसने अगर सीट बेल्ट पहनी हुई है तो इसका जो स्टॉपिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा सीट बेल्ट की वजह से, और इसका मोमेंटम चेंज होने में इस ज्यादा वक्त लगेगा और इसकी कुलियन की वजह से इस बॉडी का नुकसान कम होगा। जैसा कि बताया भी गया है कि एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट। उसको इजाफी वक्त लगेगा सीट बेल्ट को स्ट्रेच करते हुए और टकराने की वजह से इस बॉडी का नुकसान कम होगा। दिस प्रोलॉन्ग्स द स्टॉपिंग टाइम फॉर चेंज इन मोमेंटम है, हेंस अवॉइड कुलियन। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जिसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कहता है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन इज इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन। जैसा कि पीछे आपने गाड़ी की एग्जाम्पल में भी देखा कि गाड़ी का इनिशियल मोमेंटम था पी आई और टकराने के बाद उसका फाइनल मोमेंटम है पी एफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि मोमेंटम बिफोर कुलियन इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर कुलियन। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो m1 v1 प्लस m2 v2, जो कि पहली और दूसरी बॉडी का मोमेंटम है कुलियन से पहले, इक्वल होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसके साथ साथ आपको चंद टेक्निकल टर्म्स बताता चलूं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपके लिए सीखना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1 आ रहा है, इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल होगा सिस्टम का।
तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। हर वो चीज जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपका सिस्टम कहलाएगा। इसके अलावा नंबर सेकंड पे आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेटा ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल दरामद ना हो रही हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? प्यारे बच्चों, अब हम दो बिलियर्ड बॉल्स की मदद से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सीखेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आपके पास दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, जिसमें एक बॉल येलो कलर की जिसकी वेलोसिटी v1 है, इसी तरह दूसरी बॉल रेड कलर में है जिसकी वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू 0 है। पहली बॉल जैसे ही दूसरी बॉल को टकराती है, तो टकराने के नतीजे में, जैसा कि न्यूटन के लॉ में हमने पढ़ा कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन रिएक्शन। जितनी फोर्स पहली बॉल दूसरी बॉल पर लगाएगी, इतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दूसरी बॉल पहली बॉल पर लगा रही है। जैसा कि आप इसे देख सकते हैं माइनस एफ के साइन की मदद से। जैसे ही बॉल टकराती हैं, टकराने के बाद इनका मोमेंटम इंटरचेंज होता है। पहली बॉल का मोमेंटम दूसरी बॉल में और इसी तरह दूसरी बॉल का मोमेंटम पहली बॉल में ट्रांसफर हो जाता है। मोमेंटम चेंज के नतीजे में पहली बॉल v1 डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये 0 स्पीड के साथ रेस्ट में आ जाएगी। इसी तरह सेकंड बॉल v2 डैश मूव करना स्टार्ट कर देगी पहली बॉल की स्पीड से, जो कि v1 डैश है। Consider the collision of two identical balls in which second ball is at rest. There is a transfer of momentum from first ball to another. The ball at rest gains momentum and starts moving, whereas the striking ball slows down. After some time, the striking ball comes to rest and the other ball start moving with the same speed. Clear? It means that the second ball gains momentum equal to the loss of momentum by the first ball. If the first ball stop after collision, the second ball moves with the momentum of the first ball. This suggests that total momentum of two isolated balls after collision equal to the total momentum of two balls before collision. अगर तो बॉल का मोमेंटम ट्रांसफर होता है कंप्लीटली विदाउट एनी लॉस, तो पहली बॉल का मोमेंटम इक्वल होगा दूसरी बॉल के मोमेंटम के, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एन मुताबिक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे अंदाज में समझ आ चुका होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।